बार की बात है कि एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थी। उनमें से उसकी दो बुरी आदतें खास थी। एक तो वह बहुत कपोड़ी था और दूसरा बहुत खर्चीला था, जिस कारण कुछ ही समय में उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अब उसके पास एक पैसा भी ऐसा नहीं था जिसको वे अपना कह सके। जब वे गरीबी की इस हालत से गुजर रहा था तो उसके ससुर ने उसकी सहायता की। ससुर ने उसके पत्नी को यानी अपनी बेटी को घर का खर्च चलाने के लिए 100 रुपए दिए। जब उसका ससुर अपनी बेटी को 100 रुपए देकर चला गया तो वह अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास 25 रुपए होते तो मैं उससे एक ऐसा गहना बना सकता था जिसको मैं आसानी से 100 रुपए का बेच सकता था। पत्नी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके पत्नी ने तुरंत ही 25 रुपए निकालकर उसे देते हुए कहा, तो यह लो 25 रुपए और करके दिखाओ। सुनार ने फिर रुपए लिए और अपनी दुकान पर गया। अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक कंगन बनाया। वे उसकी कारीगिरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा कि वह जरूर उसके लिए कुछ अच्छा भाग्य लेकर आएगा। वह इसको काफी ऊंचे दाम पर बेच सकेगा। उसको बनाने के तुरंत बाद ही वह उसको बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसको वजीर का बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसको नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार बोला, हाँ है, और क्योंकि आपने मुझे अपना दोस्त कहा है इसलिए मैं उसे आपको ऐसे ही दे देता हूँ। कंगन उसको देकर खाली हाथ सुनार घर लौट आया तो उसने अपनी पत्नी से 25 रुपए इस शर्त पर और मांगे कि वह उनको भारी ब्याज सहित वापस कर देगा। उसकी पत्नी ने उसको 25 रुपए और दे दिए। इन 25 रुपयों से उसने पहले जितना ही एक और सुंदर कंगन बनाया और उसको बेचने चल दिया। वे कुछ ही दूर गया था कि उसको दीवान साहब का बेटा मिल गया। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर कंगन है बेचने के लिए? सुनार बोला, हाँ है, और उसने उसको वे नया कंगन दिखा दिया। दीवान साहब का बेटा बोला, इसकी क्या कीमत है? सुनार बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है इसलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूँगा। लीजिए ये कंगन लीजिए, ये आप ही के लिए है। वे घर फिर से खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को 25 रुपए और देने पर मना लिया। पर उसकी पत्नी को अब अपना पैसा फायदे पर लगाने में कुछ कुछ शक सा होने लगा था, तो उसने इस बार उसको पैसे देने से मना कर दिया। यह तो बताओ तुमने मेरे पैसों का किया क्या है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे 25 रुपयों को 100 रुपया बनाकर दोगे, पर तुम मुझसे 50 रुपए ले चुके हो और तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। सुनार बोला, बेवकूफ मत बनो, मुझे मालूम है कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं खोए हैं। मुझे थोड़ा सा समय दो, तुम देखोगी कि इस व्यापार में मैं तुम्हें कितना सारा पैसा कमाकर दूंगा। पत्नी ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसको 25 रुपए और दे दिए। इन पैसों का भी उसने एक और नया कंगन बनाया जो पहले जैसा ही सुंदर था। कंगन बनाकर और उसको लेकर पहले की तरह ही उसको बेचने के लिए चल पड़ा।
इस बार रास्ते में उसको इत्तेफाक से एक चोर मिल गया। उसने भी उससे कहा, दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई कंगन बेचने के लिए है? इस पर सुनार ने वे कंगन उसको दे दिया। उसकी कीमत पूछने पर उसने उसकी भी उससे कोई कीमत नहीं ली और एक बार फिर सुनार खाली हाथ घर वापस आ गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वह सब बताया जो कुछ अब तक उसने किया था। कुछ दिन बाद बचे हुए 25 रुपए घर के खर्चे में खर्च हो गए तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर के खर्चे के लिए एक पैसा भी नहीं है। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। वह सबसे पहले वजीर के घर गया पर उसे वजीर का बेटा नहीं मिला। फिर वह दीवान के घर गया तो वहाँ उसको दोनों मिल गए। उन्होंने उससे अपने दोस्त की तरह बर्ताव किया। इत्तेफाक से उसी समय वहाँ राजा की बेटी आ गई। वह भी आकर वहीं बैठ गई और बात करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वे अपने पिता के बगीचे से एक खास सेब के पेड़ से सेब खाना चाहती थी, पर राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि उस पेड़ से फल कैसे तोड़े जाएं, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे थे। जो कोई भी उस पेड़ पर जाता निश्चित रूप से उसके पैर केसर से रंग जाते और इस तरह वे पकड़ा जाता। और यही वह राजकुमारी नहीं चाहती थी कि कोई भी उस सेब के पेड़ से फल तोड़ता हुआ पकड़ा जाए। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वे बिना पकड़े उस पेड़ के फलों को लाने की अपनी भरसक कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद सुनार वहाँ से चला आया। वे तुरंत चोर के पास पहुँचा। चोर उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उससे खाना खाकर जाने की जिद करने लगा। पर सुनार बोला, इस समय नहीं, फिर कभी। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी ही बात घूम रही है। चोर कुछ उत्सुकता के साथ बोला, मुझे उम्मीद है कि वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सुनार बोला, है तो। मुझे राजा के बगीचे में लगे एक सेब के पेड़ से राजकुमारी के लिए सेब तोड़ने हैं। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ तक उसके सेब तोड़ने जाएगा उसके पैर केसर से रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े गए उस पेड़ के सेब तोड़े जाएं। क्या तुम इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता, तो तुम्हारी सहायता से अगर मैं अपनी जान बचा सकूं तो। चोर बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ के सेब तोड़ लाऊंगा। और वह उस पेड़ के सेब तोड़ लाया। हालांकि उसने ये कैसे किया ये किसी को नहीं पता। एक दिन बीतने से पहले ही उस पेड़ के सेब सुनार की दुकान में एक टोकरी में रखे गए। तुरंत ही राजकुमारी, वजीर, दीवान का बेटा और सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया गया और उस समय वे सेब उनके सामने लाए गए। राजकुमारी ने तुरंत ही वे सेब खाने की इच्छा प्रकट की तो दीवान के बेटे ने एक सेब छीला और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक घुसाई और उसको राजकुमारी को खिलाने की कोशिश की। जब वे ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गई। इससे वे चाकू उसके गले में लग गया और वे मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो राजकुमारी को मार दिया।
वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, यह सब मेरा कसूर है। सुनार बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। अगर मैं सेब ना लाता तो उसको राजकुमारी को इस तरह से ना खिलाया जाता। खैर, अब हमको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमको इस हालत में देख ले। हमको तुरंत ही एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को उसमें रख कर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर फूल जाएगा। इससे लोगों को पता चल जाएगा और फिर हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुरंत ही एक कुम्हार के घर से मटका लाया गया और उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। शाम को देखा तो राजकुमारी का कहीं पता नहीं था। महल की सब इमारतों में उसकी खोज की गई और दूसरी जगह भी उसको ढूंढा गया, जहाँ जहाँ वे अक्सर जाया करती थी, पर उसका कहीं कोई पता नहीं था। राजा ने एक शाही फरमान निकाल दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और उसको बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते देखा था। ये सुनते ही राजा ने नदी में राजकुमारी की ढूंढ शुरू करवा दी। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर राजकुमारी की लाश भी। राजा ने फिर हुक्म सुनाया कि राज्य भर के सब कुम्हारों को उसके सामने पेश किया जाए और इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाए। तो राज्य के सारे कुम्हार राजा के सामने पेश हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल ही में किसी ने मटका बेचा था। एक कुम्हार सामने आया कि 2 दिन पहले ही उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को बुलवाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुप रहा तो राजा बोला, सुनार की चुप्पी सुनार को मुजरिम बताती है। 2 दिन के अंदर अंदर इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक के लिए सुनार को जेल में बंद कर दिया गया। अब क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राजा ने उसके फांसी की सजा तो सुना दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिन के लिए और टाल दिया ताकि वे राजकुमारी की इस बुरी तरह से की गई हत्या की सही वजह पता कर सके। राजा ने एक सैनिक का वेश धारण किया और रात को जेल में सुनार के पास जाकर पहुंचा। उसने उससे कहा, तुमको कल फांसी होने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त ऐसा है जो इस समय तुम्हारी सहायता कर सके? सुनार बोला, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिलना चाहूँगा। सैनिक बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सुनार उसके साथ चल दिया। सबसे पहले सुनार वजीर के घर गया। सुनार और वजीर का बेटा आपस में बात करने लगे और उनकी बातचीत सुनकर राजा को सारी सच्चाई पता लग गई कि उसकी बेटी की हत्या नहीं हुई, बल्कि वो एक दुर्घटना थी। उसके बाद सुनार वजीर के बेटे से बोला, ओ मेरे दोस्त, जब मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा होऊंगा तब तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वजीर का बेटा बोला, हाँ, जरूर कुछ करूँगा। ठीक समय पर मैं अपने कुछ सिपाहियों को इशारा करूँगा और वे राजा को मार देंगे। इसके बाद सुनार दीवान के घर गया और उसके बेटे से
बहुत देर तक बातें करता रहा। वहाँ पर भी सैनिक के वेश में जो राजा उसके साथ थे, तो उन्हें दोबारा से सारी सच्चाई का पता चला। सुनार बोला, मेरे अच्छे दोस्त, तुम मेरी रिहाई के लिए क्या कर सकते हो? दीवान का बेटा बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मेहरबानियों को नहीं भूल सकता। मैं ठीक समय पर आऊंगा और राजा को मार दूंगा। सैनिक ने भी यह सब सुना तो वह तो डर के मारे कांप गया। इसके बाद सुनार अपने तीसरे दोस्त चोर के पास गया। उसने उससे भी वही सवाल किया जो उसने अपने पहले दोनों दोस्तों से किया था। चोर ने उसके नमस्ते का जवाब दिया और उसको कुछ देर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उस समय वह कोई बहुत जरूरी काम कर रहा था। उसने सुनार की बात सुनी और महसूस किया कि सुनार बहुत कष्ट में है। उसने उसकी सहायता करने का इरादा किया, हालांकि इसमें उसकी जान का खतरा था। चोर उसी पल वहां से चला गया और राजा के महल की खिड़की से होकर महल की छत पर चढ़ गया। वहां से फिर राजा के सोने के कमरे में चला गया और उस आदमी का सिर काट दिया जो उस रात वहां राजा की जगह सो रहा था। यह करके उसने सोचा, अब सुनार को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वे उस आदमी का सिर अपने हाथ में लेकर सुनार के पास दौड़ आया। उसने वह सिर सुनार और सैनिक के सामने फेंकते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अब राजा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सुनार सैनिक के साथ जेल में लौट आया। अगले दिन सुनार को सब लोगों और सिपाहियों के सामने फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वे फांसी के चबूतरे के पास पहुंचा, तो दीवान का बेटा अपनी तलवार खींचकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर वजीर के बेटे ने भी अपनी सेना को इशारा किया कि वह इस काम में उसकी सहायता करे, पर इस सब की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि उसको क्या करना है। राजा चिल्लाया, सुनार को छोड़ दो, वो बेगुनाह है, उसे आजाद कर दो, उसको माफ किया जाता है। इस पर वहाँ खड़े सब लोग चिल्ला पड़े, राजा की जय हो, राजा अमर रहें। धन्यवाद।